मनोज भाई, मोस्ट वांटेड में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। सुनने वाले श्रोताओं को उनके अपने अपने मनोज कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। मनोज भाई, बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आप पैदा हुए। आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आपका एबटाबाद से मुंबई आने का सफर क्यों कर वजूद में आया। हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़ी यादें तो आपके साथ होंगी, हमारे साथ साझा कीजिए ना। जो प्रश्न है उसमें दर्द और कठिनाई ज़्यादा है कि देश का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया। मैं जो एबटाबाद में पैदा हुआ था, लाहौर में रहता था, उससे दूर होके दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गया। ना स्कूल ना पढ़ाई, 2 साल तक यूं ही गुजर गए। लेकिन पढ़ना तो था, पढ़ाई की। और जहाँ तक ये है कि फिल्मों का शौक, तब भी युवाओं को और आज के युवाओं को भी जो मुंबई आते हैं या जब मुंबई नहीं पहुँच सकते, उनको अभिनेता बनने का बहुत शौक है या अभिनेत्री बनने का बहुत शौक है। लाखों करोड़ों में एक होता है जो सफल हो जाता है, और मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं कुछ सफलता प्राप्त कर सका। मनोज भाई, आप तो एबटाबाद से मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन जब आप महज 18 साल के थे, एक 90 साल के भिखारी का रोल करना पड़ा। क्या ये वाकई सच है? हाँ, कौन सी फिल्म थी वो जिसमें आपको पहला ब्रेक मिला था? मैं 1956 में मुंबई में आया। 1957 में एक फिल्म बनी थी फैशन, जिसमें मैंने 19 साल की उम्र में एक 90 साल के बुड्ढे का भिखारी का काम किया, एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह। फिर एक फिल्म बनी सहारा, मीना कुमारी जी के साथ 5-7 सीन मिले। फिर एक फिल्म बनी चांद, जिसमें बलराज साहनी साहब और मीना कुमारी जी के साथ 5-7 सीन मिले। जी कांच की गुड़िया एच.एस. रोयल साहब की थी। मेरी ज़िंदगी का सफ़र सफलता की ओर नहीं बढ़ पाया था। हाँ, विजय भट्ट साहब ने रेशमी रुमाल का ट्रायल देखा और मैं उनको पसंद आ गया। उन्होंने मुझे 11,000 रुपये पे हरियाली और रास्ता के लिए साइन किया। तब वैदिक रीति से मेरी शादी मेरी पत्नी शशि हो गई, और उसके बाद पिक्चर रिलीज़ हुई हरियाली और रास्ता। वो मेरी पहली सिल्वर जुबली पिक्चर थी। उसका क्रेडिट मैं अपनी पत्नी को भी देता हूँ, शादी को भी देता हूँ, और माने हुए डायरेक्टर श्री विजय भट्ट साहब को भी देता हूँ। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब भी लाहौर से मुंबई आए थे, और मैं जानता हूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जो आदर्श थे गायकी के मैदान में, वो के.एल. सहगल साहब थे। मैं ये जानना चाहता हूं मनोज भाई कि आपके आदर्श कौन थे? क्या वाकई दिलीप कुमार साहब आपके आदर्श थे, या किन किन और दूसरे अदाकारों ने आपको इंस्पायर किया है? मैं इंस्पायर तो हर कलाकार से होता था, भले वो लीला मिश्रा हो, भले वो कन्हैया लाल हो, भले वो गोप हो, भले याकूब साहब हो, भले बलराज साहनी हो, मोतीलाल जी हो, दिलीप कुमार साहब हो, राज कपूर साहब हो, देवानंद साहब हो। लेकिन मैं अपने आप को नॉर्मल तरीके से रखना चाहता था, और मेरा ये कहना कि मैंने पहली फिल्म दिलीप साहब की देखी थी, मैं उनका फ़ैन हूँ, तो कुछ मीडिया ने कुछ ये करना शुरू कर दिया कि मैं दिलीप कुमार साहब की कॉपी करता हूँ। अगर आज भी ये कहें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। आपने फिल्म आदमी देखी होगी, जिसमें मैंने दिलीप साहब के साथ काम किया। तो उसमें दिलीप साहब थे, मनोज कुमार था। और फिर वो दिन भी आया कि जब मनोज कुमार ने बतौर राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर दिलीप साहब को क्रांति फिल्म के लिए साइन किया और उनको डायरेक्ट किया। मनोज भाई, ये बताइए कि दिलीप कुमार साहब के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? आपने तो उन्हें बाकायदा एक डायरेक्टर के रूप में उन्हें डायरेक्ट भी किया है। क्या वाकई दिलीप कुमार साहब को डायरेक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम था? देखिए, जब फिल्म में मैं सेट पे डायरेक्टर होता हूँ, जैसे मैंने राम मोहन साहब को डायरेक्ट किया, दिलीप साहब को भी वैसे किया। और मैं दिलीप साहब की तारीफ करते हुए रुक नहीं सकता कि उन्होंने कभी महसूस नहीं करने दिया कि तुम हमारी फिल्में देख के फिल्म लाइन में आए, मुझे तेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं जब कहता था साहब ये ज़रा ऐसे हो जाए, उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। मनोज भाई, आपकी फिल्म शहीद के प्रीमियर के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब खुद, बावजूद इसके कि वो बीमार थे, प्लाजा सिनेमा पर आपका प्रीमियर देखने के लिए आए, और मुझे मालूम है कि वो आपके बगल में बैठे
और फिर जार जार उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या ये सच है? ये बात ये थी कि हमारे एक दोस्त हैं मनमोहन सूद साहब, जो टेस्ट प्लेयर भी रह चुके हैं, वो और शास्त्री जी के सुपुत्र हरिकृष्ण शास्त्री बड़े अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती हो गई थी, खेलना वेलना साथ होता था, तो शास्त्री जी से भेंट होती थी। तो बोला फिल्म बना रहे हैं। अरे भाई फिल्म में क्या यार, अच्छी फिल्म बनाओ। मैंने कहा बाबूजी हम फिल्म बना रहे हैं शहीद, अच्छी फिल्म होगी, ये मेरा आपसे वादा रहा, लेकिन आपसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ कि उसका प्रीमियर भी आप आएंगे। कहना अच्छा भी आऊँगा। लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य से 1965 की जंग हो गई। शास्त्री जी काफ़ी थके हुए थे, तो पिक्चर दिल्ली में प्रीमियर हुआ प्लाजा थिएटर पे। उनसे कहा गया, कहने कि मैं थका हूँ। मैंने कहा बाबूजी आपने वादा किया था। अच्छा मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊँगा। फिल्म शुरू हुई तो 7-8 मिनट के मैंने अंदर भांप लिया। शास्त्री जी के साथ बैठा हुआ था कि फिल्म ने इनको पकड़ लिया है। तो मेरे पीछे मेरे दोस्त प्रोड्यूसर केवल भी कश्यप बैठे हुए थे। मैंने उनके कान में विस्पर किया कि ऊपर जाके ऑपरेटर को बोल दो कि इंटरवल नहीं करना। शास्त्री जी ने फिल्म देखते हुए तालियां भी बजाईं। उनकी आंख से आंख बहते हुए मैंने आंसू भी देखे। जब फिल्म ख़त्म हुई तो सबसे पहले वो खड़े होकर उन्होंने तालियां बजाईं। 10 मिनट तालियां बजती रहीं तो मेरी नज़र डाइस की तरफ चली गई जहाँ एक माइक था। तो शास्त्री जी ने कहा अच्छा चलो। उसके बाद वो 20 मिनट बोलते रहे, बहुत पीठ थपथपाई। और फिर रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि मनोज से कहो कि सुबह चाय का कप मेरे साथ पिए। तो मैं गया, तो बहुत बहुत शाबाश थी, बहुत इनकरेज किया। फिर मुझसे कहने लगे कि देखो बेटे, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस नारे पे फिल्म बन सकती है? तो एक बिजली सी कौन गई मेरे बदन में। मैंने उनके चरण छुए और इतना ही कहा बस बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं हवा में कम उड़ता हूँ, रेल का यात्री हूँ। मैंने अपने मित्र केवल पी कश्यप और सीताराम जी से कहा कि मुझे एक डायरी ले दो मोटी सी और 2-3 बॉल पेन ले दो। 24 घंटे का सफ़र था। न जाने कैसे कहानी दिमाग में आती गई, क्योंकि मैं अपने दिमाग की खिड़कियाँ और दरवाजे खुला रखता हूँ कि ऊपर वाला न जाने कौन सा विचार कब दे दे। जब 24 घंटे के बाद बॉम्बे सेंट्रल में उतरा तो उपकार की कहानी तैयार थी। हाँ, ये दूसरी बात है कि 8-10 दिन लगे मुझे स्क्रीन पे और डायलॉग लिखने में। मनोज भाई, मैं जानता हूँ कि आप हवा में उड़ने के बजाय ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं। रेल के सफ़र के दौरान मालूम हुआ कि आपने एक सुपर डुपर फिल्म लिख दी, और वो फिल्म ना सिर्फ सुपर डुपर हिट हुई, बल्कि उस ज़माने के जितने भी एजाज़ात थे, जितने भी अवार्ड्स थे, वो आपकी झोली में आ गिरे। और मैं ये भी जानता हूँ कि दिलीप कुमार साहब को उस वक्त बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और आपके बगल ही में बैठे थे, और उन्होंने आपके अवार्ड्स के वज़न का बोझ उठाने की कोशिश की थी। वो क्या किस्सा था, बताइए ना। उसमें बड़ा ही अच्छा एक मौका था। मैं डॉक्यूमेंट्री देखा करता था फिल्म में, तो फिल्म फेयर अवार्ड दिखाए जाते थे और हमेशा की तरह दिलीप साहब बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेते हैं। तो उस वक्त भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलीप साहब को मिला था। वो मेरे साथ बैठे हुए थे। मैं बार बार जाऊँ अवार्ड लूँ, तो बड़े प्यार से एक बड़े भाई से की तरह उन्होंने कहा यार इतना सारा सामान कैसे उठाओगे? मैंने कहा जी आप जो हैं, जो बात दिल से कही जाए, दिल से की जाए, वो दिल वालों को छू लेती है। ये मेरे लिए व्यापार नहीं था, ये मेरे लिए एक ऑब्सेशन था, एक एम्बिशन थी, एक मिशन था। क्योंकि उस वक्त मेरी जैसे कहते हैं एक्ट्री चल पड़ी थी। मैं रोमांटिक हीरो गिना जाता था। मुझे घर वालों ने, मेरे चाचा ने, मेरे दोस्त राज खोसला साहब ने, सब ने समझाया यार सारे राज कपूर थोड़ी बन जाते हैं। मैंने कहा भैया मैं बम्बई में 3 लाख रुपया कमाने आया था, 2 लक्ष्य लेके आया था। एक के हीरो बनना है और एक 3 लाख रुपया कमाना है। 1 लाख अपने माँ बाप के लिए, एक भाई बहनों के लिए, एक अपने लिए। वो हो गया काम पूरा। अब मैं जो मेरा दिल कहता है वो करने दीजिए। मनोज भाई, आपकी फिल्म में संगीत महज गाने नहीं थे, बल्कि आपकी फिल्म का हर गाना आपकी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता था। आपकी फिल्म का गाना भी एक बाकायदा सीन हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। क्या ख्याल है आपका?
देखिए, संगीत का जहाँ तक ताल्लुक, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे देश में है। मेरे साथ जन्म से लेके मरण तक संगीत का एक संबंध है। तो जब आदमी कहानी लिखता है, स्क्रीन पे लिखता है, तो वो सोचता है कि इतने सीन निकल गए, अभी तक म्यूज़िक नहीं आया। तो फिर वो एक सीन चुनता है जिसको समझता है कि इसको म्यूज़िकल कहा जा सकता है। फिर मैं खुद लिखूँ या अपने राइटर से कहूँ कि लो भाई ये सीन है, इसको पोएटिक फॉर्म दो। फिर वो मैं अपने म्यूज़िक डायरेक्टर साहब के पास ले जाता हूँ कि लो भाई ये मेरा सीन है। मैं ये नहीं कहता था कि ये मेरा गाना है, ये मेरा सीन है, इसकी धुन बनाओ। मनोज भाई, आज भी लोग आपको भारत कुमार कहते हैं। फिल्म पूरब और पश्चिम के बाद तो आप खुद भारत के सुपुत्र हो गए, खुद भारत हो गए। हाँ, कैसा महसूस होता है आपको? मेरे सर पे आसमान का बोझ आ जाता है कि हमारी देशवासियों ने मुझे भारत कहा। एक साधारण से मनोज कुमार को भारत बना दिया। ये उनका कर्ज है जो मैं 7 जन्म तक नहीं चुका सकूंगा। मनोज भाई, बताइए कि आज के बदलते सिनेमा को आप किस तरह से देखते हैं? समाज बदला, फिल्में बदली, आजकल के हीरो तो डायरेक्टर से बड़े हो गए। आजकल हीरो और उसका ड्रेस डिजाइनर डिसाइड करता है कि हीरो या हीरोइन कौन से कपड़े पहनेंगे। आपके वक्त के क्या मामला थे मनोज भाई? फिल्मों में बदलाव ये है कि समाज में बदलाव है। समाज बिखरा हुआ है, फिल्में बिखरी हुई हैं। हाँ, कुछ अच्छे मेकर हैं, वो दिल से फिल्में बनाते हैं, अच्छी बनती हैं, लेकिन दुख होता है कि सेट पे इंग्लिश पिक्चर की डीवीडी चली होती है, कैमरामैन को बोल दिया जाता है कि ऐसा शॉट लगाओ, हीरो साहब को या हीरोइन को बोल दिया जाता है कि आपके ऐसे कॉस्ट्यूम होंगे। आज मैं नहीं समझता कि कोई अधिकार किसी ड्रेस डिज़ाइनर का है कि ये करेक्टर है तो मैं, वो डायरेक्टर का है कि वो अपने पात्र को किस कॉस्ट्यूम में देखना चाहता है। ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा कि ये जी ड्रेस डिज़ाइनर, अरे ड्रेस डिज़ाइनर मैं जानता हूँ, मुझे मेरे हीरो को, मेरे जो पिता का रोल कर रहा है, जो माँ का रोल कर रहा है, उसको क्या ड्रेस चाहिए। मैंने इनकी वो कौन सी फिल्म में काम किया था, मैं कपड़े खुद खरीद के लाता था। तो ड्रेस डिज़ाइनर तो वही हैं। यू हैव टू ओबे द डायरेक्टर, नॉट द एक्टर्स, कि मेरे को ऐसी ड्रेस बना कर दो। और आखिर में मनोज भाई, कुछ ऐसी पंक्तियां बताइए ना हमें जो आपके जीवन के सार को अभिव्यक्त करती हों, हमारे सामाइन के साथ साझा कीजिए ना। मैं कहने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा है तो कह देता हूँ। कुछ वक्त था, 4 लाइनें दिमाग में आ गई। जीवन जिए तो ऐसा जिए कि जिसमें कुछ आस तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो, राम का कुछ बनवास तो हो,